नमस्कार। आज बात एक ऐसी चीज की जो हम सबके किचन का हिस्सा है, रसोई गैस। पर कभी सोचा है कि रोजमर्रा की ये जरूरत अचानक से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा कैसे बन सकती है? आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, खबरें ना वाकई चिंताजनक हैं। बेंगलुरु में कई होटल्स को ताला लगाना पड़ गया गैस की कमी से। अरे, पुणे में तो शमशान घाटों तक को गैस सप्लाई की दिक्कत आ गई। लेकिन ये सिर्फ कुछ शहरों की कहानी नहीं है। आप समझिए, ये एक तरह की वार्निंग बेल है जो पूरे देश के लिए बज रही है। और हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को ईएसएमए यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट जैसा एक बहुत ही कड़ा एक इमरजेंसी कानून लगाना पड़ा। ये कोई मामूली कानून नहीं है। इसे तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पानी सर से ऊपर चला जाए। और सोचिए, जब किसी देश को अपने लोगों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए ऐसे कानून का सहारा लेना पड़े ना, तो ये सिर्फ एक मार्केट प्रॉब्लम नहीं रहती, ये एक एनर्जी सिक्योरिटी अलर्ट बन जाता है। तो सवाल वही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई रसोई गैस जैसी इतनी बेसिक चीज के साथ आखिर हो क्या रहा है? एक गैस सिलेंडर की कमी का कनेक्शन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से कैसे हो सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी समस्या की जड़ वो हजारों मील दूर एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते में छुपी है। एक ऐसा रास्ता जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लाइफलाइन जैसा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप इसे दुनिया का एनर्जी सुपर हाईवे समझ लीजिए। और अभी इस हाईवे पर लगा है एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल जाम। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल और एलपीजी सब यहीं से गुजरता है। और यहीं पर भारत की सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो जाती है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 64% एलपीजी इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। और ये सारा का सारा इंपोर्ट मेनली कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से होता है। और इन सब की सप्लाई लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही डिपेंडेंट है। और मामला सिर्फ सप्लाई रुकने का नहीं है। जब कोई भी जहाज ऐसे टेंशन वाले इलाके से गुजरता है ना, तो उसका बीमा, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम 300 से 500% तक बढ़ जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि गैस को भारत तक लाने का खर्चा आसमान छूने लगता है, भले ही सप्लाई चल भी रही हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस ग्लोबल झटके का असर भारत पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह कैसे बढ़ रहा है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए एक कह सकते हैं कि एक 4 स्टेप प्लान अपनाया है। सबसे पहले जमाखोरी रोकने के लिए एस्मा लागू किया गया। दूसरा, जो कमर्शियल गैस थी उसकी सप्लाई को घरेलू इस्तेमाल की तरफ मोड़ दिया गया। तीसरा, लोगों में पैनिक ना फैले इसके लिए बुकिंग के बीच का जो टाइम था उसे 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। और चौथा, बढ़ती हुई लागत का कुछ हिस्सा कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों पर डाला गया। अब यहाँ सरकार के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस थी। घरों के चूल्हे जलते रहें, ये तो पॉलिटिकल प्रायोरिटी होती ही है। इसलिए सरकार ने कमर्शियल सप्लाई को घरेलू सप्लाई की तरफ डाइवर्ट कर दिया। लेकिन इसका सीधा असर पड़ा होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर, जिससे आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली महंगाई बढ़ने का खतरा भी बन गया। और ये कीमतें सीधे तौर पर बढ़ी भी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 से 60 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि कमर्शियल एलपीजी तो 100 से 115 रुपए तक महंगा हो गया। और ये सब सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे टेंशन का नतीजा है। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई भारत अपना खुद का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा लेता या किसी और देश से क्यों नहीं खरीद लेता। इसका जवाब तकनीकी और स्ट्रेटेजिक दिक्कतों में छुपा है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एलपीजी जो है वो कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब ये पेट्रोल और डीजल निकालने के बाद बनता है। इसीलिए रिफाइनरियां रातों रात इसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती। ये कोई स्विच नहीं है कि ऑन किया और प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि कहीं और से इंपोर्ट कर लें, लेकिन इसमें भी कई चैलेंज हैं, जैसे कि दूसरे देशों से शिप आने में ज़्यादा टाइम लगेगा जिससे भाड़ा बढ़ेगा। साथ ही हमारे जो पोर्ट्स हैं उनकी भी अलग अलग तरह के शिपमेंट को हैंडल करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी सामने आती है। देखिए, हम कच्चे तेल का तो एक बड़ा इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं, लेकिन एलपीजी के लिए हम रनिंग इन्वेंट्री मॉडल पर चलते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हमारे पास एलपीजी का कोई बड़ा बैकअप स्टॉक है ही नहीं। हमारा पूरा सिस्टम लगातार आ रहे जहाज़ों पर टिका है। अगर जहाज़ आने में देर हो जाए या रास्ता बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो इस फौरी संकट से आगे बढ़कर देखें तो भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए जरा आगे का रास्ता भी देख लेते हैं।
तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, भारत को ना 3 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें सिर्फ 1-2 जगहों से एनर्जी खरीदने के बजाय नए-नए सोर्स ढूंढने होंगे। दूसरा, एनर्जी डिप्लोमेसी, अमेरिका, रूस और अफ्रीकी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना होगा ताकि सप्लाई लाइंस सेफ रहें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, एनर्जी ट्रांजिशन, यानी लंबी अवधि में पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को अपनाकर एलपीजी पर अपनी डिपेंडेंसी ही कम करनी होगी। अगर इसे स्ट्रैटेजिक भाषा में कहें तो भारत इस समय बहुत ही पतली बर्फ पर चल रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में ये टेंशन थोड़ा और खिंच गया तो एनर्जी मार्केट पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत का एनर्जी आर्किटेक्चर इस तरह के लगातार जियोपॉलिटिकल झटकों को झेलने के लिए वाकई तैयार है? ये अब सिर्फ इकोनॉमी का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन चुका है।